हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कृषि के प्रकार दे रखे और उनके क्षेत्र दे रखे। फर्स्ट वाला दे रखा है हमें जूमिंग पूर्वोत्तर भारत, सेकेंड वाला है मिल्पा मैक्सिको, थर्ड दे रखा है लद्दाख मध्य अफ्रीका। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है लद्दाख, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, इसलिए हमारा इसमें केवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही होगी। इसका आंसर होगा बी। शैलेश और वन्य कृषि, स्थानांतरित कृषि को शैलेश एंड वन्य खेती भी कहा जाता है। खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं और खेती बहुत ही आदिम औजारों जैसे लाठी और कुदाल से की जाती है। 3 से 5 वर्षों के बाद मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है, जिससे किसान को नए क्षेत्र में जाने तथा खेती के लिए जंगल के दूसरे क्षेत्र को साफ करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। शैलेश एंड वन्य कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें शामिल है झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। मिल्पा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और मेक्सिको में प्रचलित है। लद्दाख कहाँ पर, इंडोनेशिया में प्रचलित है। रोका ब्राजील के अमेजन बेसिन में प्रचलित है। कुनुको ये वेनेजुएला में प्रचलित है। मसोले मध्य अफ्रीका में प्रचलित है। रे वियतनाम में अभ्यास किया गया है। बेवर या धाइया भारत के मध्य प्रदेश में प्रचलित है। पोडू या पेंदा आंध्र प्रदेश भारत में प्रचलित है। मापाडाबी कोमान या ब्रिंगा भारत के उड़ीसा में प्रचलित है। कुमारी भारत के पश्चिमी घाट में प्रचलित है। वलरे या वाल्ट्रे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान भारत में प्रचलित है। खील भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। कुरुआ झारखंड भारत में प्रचलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, भारत में लघु एवं सीमांत किसान वे किसान हैं जो 4 हेक्टेयर से कम भूमि के स्वामी हैं या उस पर खेती करते हैं। सेकंड वाला है, भारत की कृषि जनगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार देश में 80% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान के रूप में वर्गीकृत थे। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है। भारत में लघु एवं सीमांत किसान वे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि के स्वामी होते हैं या उस पर खेती करते हैं। किसानों का वर्गीकरण, कृषि जनगणना में परिचालन जोतों को निम्न अनुसार 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सीमांत जो कितनी 100 हेक्टेयर से कम भूमि को वो करते हैं, उसका आकार स्तर है वो कितना है, 100 हेक्टेयर से कम। छोटा वाला है वो कितना है, 1 से 2 हेक्टेयर। अर्ध माध्यम है वो कितना है, 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम कितना है, जो हमारा 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़ा है वो 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होता है। भारत में छोटे और सीमांत किसान वे किसान हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि या वे उस पर खेती करते हैं। भारत की कृषि जनगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार 86.1% भारतीय किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, अतः जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मजदूरी, फसल उत्पादन और पशुधन सहित सभी स्रोतों से एक किसान परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218 थी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट वाला दे रखा है हमें, अधिनियम में प्रमुख खनिजों की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। सेकेंड वाला है, केंद्र सरकार के पास लघु खनिजों को अधिसूचित करने का अधिकार है। थर्ड वाला हमें, लघु खनिजों से संबंधित नीति और कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, लघु खनिज, खान और खनिज एवं विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 3 के अनुसार लघु खनिज से तात्पर्य भवन निर्माण, पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित परियोजना के लिए प्रयुक्त रेत के अलावा साधारण रेत तथा कोई अन्य खनिज है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लघु खनिज घोषित करती है। प्रमुख खनिज वे खनिज जो खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 एमएमडीआर अधिनियम 1957 में संलग्न प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, जैसे लिग्नाइट, कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क, सोना आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि एमएमडीआर अधिनियम में प्रमुख खनिजों के लिए कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, इसलिए जो कुछ भी लघु खनिज के रूप में घोषित नहीं किया गया उसे प्रमुख खनिज माना जाता है। केंद्र सरकार को एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत लघु खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है।
दूसरी ओर MMDR अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकारों को लघु खनिजों के निष्कर्षण के संबंध में छूट देने तथा लघु खनिजों पर रॉयल्टी लगाने संग्रहण के लिए नियम बनाने की पूरी शक्ति है। लघु खनिजों से संबंधित नीति और कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है, जबकि प्रमुख खनिजों से संबंधित नीति तथा कानून संघ केंद्र सरकार के तहत खान मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। प्रमुख खनिजों के विपरीत गौण खनिजों का विनियामक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनमें नियम बनाने, रॉयल्टी की दरें निर्धारित करने और जैसे खनिज फाउंडेशन में योगदान, खनिज रियायतें देने की प्रक्रिया, उनके खनन का विनियमन, अवैध खनन पर नियंत्रण आदि शक्तियां शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। भारत में पशुधन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पशुधन क्षेत्र भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन GVA में 5% से अधिक का योगदान देता है। सेकेंड वाला है भारत के में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वैश्विक औसत से अधिक है। थर्ड वाला है भारत विश्व में अंडा उत्पादन में 5वां तथा जो है मांस उत्पादन में दूसरा स्थान है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा इसमें? इसका आंसर हमारा होगा ए। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है भारत विश्व में अंडा उत्पादन में कौन से दूसरे स्थान पर है और जो मांस का जो उत्पादन है उसमें कौन से 5वें स्थान पर है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा ए। पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रमुख पहल एवं उपलब्धियां। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। वर्ष 2014-15 में वर्ष 2022-23 यहाँ का जो है 2.99% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। कुल कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन GVA में जो है पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में 24.38% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर 30.23% हो गया है। पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2022-23 में कुल GVA में 5.50% का योगदान दिया है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है सही है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है। पिछले 10 वर्षों में दूध उत्पादन 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 के अनुसार जो है हमारा 239.30 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 वर्ग प्रतिदिन अनुमानित थी, जबकि वर्ष 2023 में विश्व औसत 329 ग्राम प्रतिदिन अनुमानित था। खाद्य आउटलुक नवंबर 2024। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस उत्पादन डेटा 2022 के अनुसार भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और मांस के जो उत्पादन में 5वें स्थान पर है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। फूड लूज इंडस्ट्रीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है वे किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं है। सेकेंड वाला वे कम मात्रा में उत्पादन करते और कम श्रम शक्ति को रोजगार भी देते हैं। थर्ड वाला ये उद्योग अक्सर अपर्याप्त विनियमन के कारण भारी प्रदूषण फैलाते हैं। डी वाला है सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्र निष्क्रिय उद्योग का एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा थर्ड वाला सही है। फूड लूज इंडस्ट्रीज जो है हमारा विभिन्न प्रकार के उद्योग पर स्थित हो सकते हैं, जैसे कि कुछ विशिष्ट कच्चे माल वजन घटाने या अन्य किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। वे मुख्यतः उन घटकों पर निर्भर करते हैं जिन्हें कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और कम श्रम शक्ति को रोजगार भी देते हैं। वे आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं है। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो सही है। उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा पहुँचे। फूड लूज उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं घड़ी निर्माण, हीरा कटाई, स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉफ्टवेयर विकास क्षेत्र निष्क्रिय उद्योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सॉफ्टवेयर कंपनियां वस्तुतः विश्व में कहीं से भी काम कर सकती है, बशर्ते उनके पास कुशल कार्यबल और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, तृतीयक गतिविधियों में उत्पादन और विनिर्माण दोनों शामिल है। सेकेंड वाला, उच्चतम स्तर के निर्णयकर्ता या नीति निर्माता पंचमात्मक गतिविधियों निष्पादित करते हैं। थर्ड वाला, चतुर्थक गतिविधियां नवीन विचारों की व्याख्या करने और नई प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही। तो जो इसका हमारा आंसर है वो क्या है, बी। इसमें केवल हमारा जो है सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तृतीयक गतिविधियों में उत्पादन और विनिर्माण दोनों शामिल है, इसलिए हमारा जो है इसमें फर्स्ट वाला, इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो थर्ड है वो रॉन्ग है। उत्पादन में उन सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल है जिनका उपयोग दूरी को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीयक गतिविधियों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का वाणिज्यिक उत्पादन शामिल होता है। वे सीधे कच्चे माल के प्रसंस्करण में शामिल नहीं होते। सामान्यतः उदाहरण है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, तकनीशियंस, धोबी, नाई, दुकानदार, ड्राइवर, खजांची, शिक्षक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक आदि का काम है ये। चतुर्थ गतिविधियां वे होती हैं जिनमें सूचना संग्रह, उत्पादन, प्रसार या तक की सूचना का उत्पादन। चतुर्थ गतियां अनुसंधान और विकास केंद्रित होती है तथा इन्हें विशेष ज्ञान एवं तकनीक कौशल से जुड़ी सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है। पंचात्मक गतिविधियां उच्चतम स्तर निर्णायक या नीति निर्माता पंचम गतिविधियां करते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। पंचात्मक गतिविधियां ऐसी सेवाएं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था का व्याख्या जैसे डेटा व्याख्या, नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। इन्हें गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये तृतीयक क्षेत्र के एक अन्य उपविभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों जैसे सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय कानूनी सलाहकारों आदि के विशेष एवं उच्च वेतन व कौशल वाले प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है। सेकेंड वाला, IMO अपने उपलब्ध प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से अपने सम्मेलनों को लागू करता है। थर्ड वाला, यह उनसे संबंधित कानूनी मामलों में शामिल हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला जो है हमारा सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही IMO के पास नीतियों के परिवर्तन हेतु कोई तंत्र मौजूद है। IMO सम्मेलनों का परिवर्तन सदस्य दलों की सरकारों पर निर्भर करता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। यह कानूनी मामलों में भी शामिल है जिसमें देयता और मुआवजा संबंधित मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधाएं शामिल है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें, इन्हें ग्रामीण स्तर पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में माना जाता है। सेकेंड वाला है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। थर्ड वाला, वे उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है। ग्राम न्यायालय के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों हेतु समान अवसर प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। यह विजन वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक के पारित होने और उसके पश्चात वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ अस्तित्व में आया। ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की अधिकारिता होती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम विशिष्ट जनजाति क्षेत्रों में अतिरिक्त समग्र भारत में क्रियान्वित है।
सेकेंड वाला भी सही है। इसमें हमारा थर्ड वाला ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है के तहत साक्ष्य के नियमों से आबद्ध नहीं है और उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देशित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में China+1 की रणनीति में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा शामिल है। फर्स्ट दे रखा है हमें चीन को विश्व के अग्रणी निर्यातक के रूप में प्रतिस्थापित करना। सेकेंड वाला है चीन से परे विनिर्माण और सोर्सिंग में विविधता लाना। थर्ड वाला है अपने प्रतिद्वंदी देशों में निवेश करके चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा को कम करना। डी वाला विकासशील देशों में चीनी निवेश को बढ़ावा देना। हमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा जो हमारा सेकेंड वाला है इससे संबंधित है। China+1 रणनीति। China+1 एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनियां सिर्फ चीन में निवेश करने से बचती है और अपने कारोबार या वैकल्पिक गंतव्यों में विस्तार करती है। यह रणनीति वर्ष 2013 में चीन पर वैश्विक निर्भरता की चिंताओं के कारण उभरी थी और व्यापार तनाव, कोविड-19 व्यवधानों एवं बढ़ती श्रम लागत के कारण इसने बल प्राप्त किया है। वियतनाम और भारत सहित नए बाजार चीन के बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए जो हमारा बी वाला है वो सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। इसमें से कितने देश है जो शैडो कैबिनेट की प्रथा अपनाई जाती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें तीनों ही जो है कैबिनेट की प्रथा अपनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। शैडो कैबिनेट वे विपक्षी विधायक सांसद शामिल होते हैं जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं। विपक्ष के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना करते हैं। विश्व के संसदीय लोकतंत्रों में शैडो कैबिनेट की अवधारणा शासन और विपक्ष की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से उत्पन्न और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों में प्रमुख रूप से उपयोग की जाने वाली शैडो कैबिनेट की अवधारणा विपक्षी सांसदों को सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की जांच करने एवं उन्हें चुनौती देने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। उम्मीद है जो आज का हमारे सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।